आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म एक फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म है जो 1950s और 1960s में फ्लोरिश हुई। ये एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसे कि कुछ फ्रेंच राइटर्स जैसे क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, रोलैंड बार्थ्स, मिशेल फूको, जैक्स लेकन, इन सब के द्वारा स्टार्ट किया गया था फ्रांस में। लेकिन एक स्विस लिंग्विस्ट जिनका नाम था फर्डिनेंड डी सॉसर, वो स्ट्रक्चरलिज्म के लिए ख़ास तौर पर जाने जाते हैं। वो स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट के, स्ट्रक्चरलिस्ट थियोरी के हम कहेंगे मेन फिगर रहे हैं। ये स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सॉसर मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के फादर के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनकी एक बुक पब्लिश हुई 1915 में, जो कि पोस्टह्यूमसली यानी उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। इस बुक का नाम था द कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। इस बुक का जो फ्रेंच टाइटल है वो है कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरल। इस बुक में उन्होंने स्ट्रक्चर और सिस्टम के बारे में अपनी थ्योरीज को प्रपाउंड किया था। और ये जो बुक थी, इसकी खासियत क्या थी कि इस बुक को फर्डिनेंड डी सॉसर के द्वारा दिए गए लेक्चर्स के ऊपर बेस करके लिखा गया था। अब इस लिटरेरी थियोरी स्ट्रक्चरलिज्म को समझने से पहले देखते हैं हम कि स्ट्रक्चरलिज्म जो शब्द है वो स्ट्रक्चर वर्ड से बना है। और स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर शब्द का यूज़ अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं साइंस की और ह्यूमैनिटीज़ की, तो साइंस में फिज़िक्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात की जाती है, तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स की बात की जाती है। दैट मीन्स नॉट ओनली इन साइंस बल्कि कि सोशल साइंसेज में भी इस वर्ड का एबंडेंट यूज़ किया जाता है। इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम लिटरेचर के अंदर देखें या लिंग्विस्टिक्स के अंदर देखें, तो इस वर्ड को, स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है किसी भी चैप्टर के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, किसी वर्ड के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, सेंटेंस या पैराग्राफ या किसी बुक के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। फर्डिनेंड डी सॉसर ने अपनी बुक द कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज के एलिमेंट्स को डिस्कस किया, लैंग्वेज के नेचर को डिस्कस किया। और इन दोनों के डिस्कशन के लिए उन्होंने जिस लैंग्वेज का यूज़ किया, उस लैंग्वेज से सिग्निफायर और सिग्निफाइड नाम की जो थ्योरी थी वो अस्तित्व में आई। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि यही लैंग्वेज सिग्निफायर और सिग्निफाइड थ्योरी के लिए बेस बनी। स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स का मानना है कि किसी भी लिटरेचर में, किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर के अंदर जिस चीज़ पर फोकस किया जाता है वो होता है लिटरेरी टेक्स्ट। और लिटरेरी टेक्स्ट के अलावा लिटरेरी टेक्स्ट को क्या माना जाता है? क्रिटिकल इंक्वायरी का मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है। और इसके अलावा राइटर का टाइम, राइटर के व्यूज़, राइटर और वर्क से रिलेटेड दूसरी लिंग्विस्टिक जो थिंग्स हैं उनको पेरिफेरल माना जाता है, सेकेंडरी माना जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म ओरिजिनली एक लिंग्विस्टिक मूवमेंट था, लेकिन बाद में इसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी इन्फ्लुएंस किया। फर्डिनेंड डी सॉसर ने वर्ड स्ट्रक्चरलिज्म का या शब्द स्ट्रक्चरलिज्म का अपनी राइटिंग में कहीं भी प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज के समय पर सॉसर और स्ट्रक्चरलिज्म को इनसेपरेबल टर्म्स माना जाता है। जहाँ स्ट्रक्चरलिज्म की बात होती है वहाँ सॉसर की बात होती है, और जहाँ सॉसर की बात होती है वहाँ स्ट्रक्चरलिज्म की बात जरूर होती है। स्ट्रक्चरलिज्म को डिफाइन करने के लिए 3 कैटेगरीज को रीड करना जरूरी है, जो कि फर्डिनेंड डी सॉसर ने डिस्क्राइब की है। फर्स्ट कैटेगरी है लैंक एंड पेरोल, सेकेंड इज सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, थर्ड डायक्रॉनिक अप्रोच एंड सिंक्रोनिक अप्रोच, और उसके बाद एक और फोर्थ अप्रोच है, वो है सिंटेगमेटिक अप्रोच, रिलेशनशिप एंड एसोसिएटिव रिलेशनशिप। अगर हम इन 4 कंसेप्ट्स को रीड कर लेते हैं, दैट मीन्स स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी को हम कवर कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इन चारों कंसेप्ट्स को, जिनसे मिलकर क्या बना है? स्ट्रक्चरलिज्म बना है। लैंग एंड पेरोल कैटेगरी में लैंग से सॉसर का अभिप्राय है किसी लैंग्वेज के लिए वो सिस्टम, किसी लैंग्वेज का वो सिस्टम जो एक स्पीच कम्युनिटी शेयर करती है। दैट मीन्स वो रूल्स जिनसे मिलकर एक लैंग्वेज बनती है, उसे हम लैंग कहते हैं। और पेरोल से अभिप्राय है एक्चुअल अटरेंस या वास्तविक स्पीच
या फिर हम कहें लैंग के अंडर जो रूल्स हमने डिस्कस किए, उन रूल्स के यूज़ के द्वारा जो स्पीच प्रोड्यूस की गई वो स्पीच पेरोल है। और लिंग्विस्टिक्स में रियल इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट लैंग को माना जाता है, ना कि पेरोल को माना जाता है। हर लैंग्वेज साइन और सिंबल्स का एक सिस्टम होती है और इन्हीं साइन से दो पार्ट्स बनते हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के कंसेप्ट के नाम से, जिसे हम जानते हैं। सिग्निफायर एक फोनिक सिंबल होता है जो किसी चीज़ को सिग्निफाई करता है। फोनिक सिंबल क्या है? लेटर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसे हम एक विशेष साउंड से प्रोड्यूस करके समझाते हैं स्पीकर को, लिसनर को, ठीक है। जैसे कि हम कैट वर्ड बोलते हैं तो ये 3 लेटर CAT से मिलकर बना है, ठीक है। और जैसे ही हम कैट वर्ड बोलते हैं तो हम एक फोनिक सिंबल को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि किसी चीज़ को सिग्निफाई करता है। और ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? कैट वर्ड एक एनिमल को सिग्निफाई करता है, कैट को सिग्निफाई करता है। एंड व्हाट इज़ सिग्निफाइड? सिग्निफाई करता है मतलब समझाता है, बताता है, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये हमें कैट वर्ड? कि ये एक कैट है, कैट की बात की जा रही है। तो जो भी सिग्निफाई किया गया है, जो भी बताया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? सिग्निफाइड। दैट मीन्स मीनिंग, ठीक है। सिग्निफायर क्या है? जो बोला गया, और सिग्निफाइड क्या है? जो उसका मीनिंग समझा गया, ठीक। अब हर बार ऐसा नहीं होता कि जब हम एक वर्ड बोलते हैं तो सुनने वाला यानी कि जो लिसनर है वो उसका वही मीनिंग समझे जो हम उसको बताना चाहते हैं। इट मे डिपेंड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग, ऑन हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कि वो किस लैंग्वेज को समझता है और किस लैंग्वेज को नहीं समझता, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। किसी भी लैंग्वेज में यूज़ होने वाले साइंस का जो मीनिंग है वो आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मीनिंग है कि इनको समझने के लिए या लिसनर इनको समझने के लिए किसी भी रूल का यूज़ नहीं करता है, वो अपने मन माने ढंग से इसको समझता है। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में एक एनिमल को डॉग कहा जाता है, DOG सिंबल्स का या लेटर्स का यूज़ किया जाता है, इसी तरह से इसे फ्रेंच लैंग्वेज में इसके लिए CHIEN का यूज़ किया जाता है और जर्मन में HUND हंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। फर्डिनेंड डी सॉसर ने लिंग्विस्टिक सिस्टम को एनालाइज करने के लिए सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक अप्रोचेस का प्रयोग किया। सॉसर मेक्स अ कंपैरिजन, जिसके अंदर सॉसर ने कंपैरिजन का यूज़ किया। और इस सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक अप्रोच को समझने के लिए चेस की एक गेम का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जैसे अगर एक व्यक्ति चेस के रूल्स को समझना चाहता है, जो कि प्लेयर्स फॉलो करते हैं, उन रूल्स को अगर वो समझना चाहता है तो उसे चेस के गेम में अचानक से होने वाले चेंजेस को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक लिटरेरी वर्क के अंदर, एक लिटरेरी जर्नल के अंदर जो भी सिस्टम्स हैं लैंग्वेज के, उनको समझने के लिए हमें सभी लिटरेरी वर्क्स को एक टाइमलेस ढंग से रीड करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सिंक्रोनिक मेथड से, एक सिंक्रोनिक ऑर्डर में उन्हें रीड करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड वी कैन टेक अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड एग्जामिन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज। दूसरे एक तो ये क्या सिस्टम है कि हम उनको टाइमलेस ढंग से पढ़ें, सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट पर ध्यान दें और टाइम पर ध्यान ना दें कि किस पीरियड में उसको लिखा गया है और किस पीरियड से वो बिलोंग करता है, जो भी लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट हम पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मेथड इसका क्या है कि हम उसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से रीड करें, और हम रीड करें कि लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस थी, उनको हम साथ साथ में एग्जामिन करते जाएं। तो ये बन जाता है डायक्रॉनिक अप्रोच। दैट मीन्स सिंक्रोनिक अप्रोच क्या है, जिसमें हम टाइमलेस ढंग से किसी लिटरेरी वर्क ऑफ आर्ट को रीड करते हैं, और डायक्रॉनिक क्या है, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। लेकिन फर्डिनेंड डी सॉसर ने सिंक्रोनिक मेथड को या सिंक्रोनिक अप्रोच को एडवोकेट किया है। इसके बाद फर्डिनेंड डी सॉसर ने लिंग्विस्टिक सिस्टम में दो रिलेशनशिप, सिंटैग्मेटिक एंड एसोसिएटिव रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल ही सेज किंग वॉक टू द ब्रिज। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप वर्ड्स के बीच में है, या फिर इसे हम सिंटेक्स के लेवल पर रीड कर सकते हैं। जैसे किंग और वॉक के बीच में एक रिलेशन को देखा जा सकता है, वॉक एंड टू के बीच में, बिटवीन एंड द ब्रिज के बीच में। इस तरह से यहाँ जो वर्ड्स हैं, ये जो लाइन है, सेंटेंस है, ये क्या है, चेन ऑफ, इट इज़ अ चेन ऑफ रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप की चेन को मेंटेन करता है। दैट मीन्स यहाँ पर हर वर्ड एक दूसरे वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। द वर्ड ब्रिज इन द सेंटेंस,
किंग वॉक टू द ब्रिज होल्ड्स इन एसोसिएटिव और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। अगर हम बात करते हैं वर्ड ब्रिज की सेंटेंस के अंदर, ठीक है, किंग वॉक टू द ब्रिज, क्या रीड किया हमने, किंग वॉक टू द ब्रिज, किंग ब्रिज पर गया, ठीक है। होल्ड्स इन एसोसिएटिव, तो हम देखते हैं कि ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ एक एसोसिएटिव रिलेशन को देखा जा सकता है वर्ड्स के बीच में, या एक पैराडिग्मेटिक रिलेशन को देखा जा सकता है। पैराडिग्मेटिक रिलेशन विद द वर्ड रिवर, रोड, टाउन एंड सो ऑन, relationship and absence of existing only in the mind of speakers and listeners, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर ये जो वर्ड था कि किंग वॉक टू द ब्रिज, ब्रिज वर्ड के यहाँ एब्सेंस है, तो जो लिसनर है वो कुछ भी यहाँ पर इमेजिन कर सकता है, रोड, रिवर, टाउन, तो इसे हम कहते हैं एक पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। ईच वर्ड कैन हैव अ प्रॉपर प्लेस इन द सेंटेंस, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल लिए रोड, रिवर या टाउन, इनका सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर प्लेस बन सकता है। एज इन प्लेस ऑफ वॉक वी कैन हैव रन, रोल्ड और डांस, ठीक है। और अगर हम वॉक का भी एक देखें, सब्स्टिट्यूट वर्ड देखें वॉक का, तो वहाँ रन या रोल वर्ड का यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, राइट। तो दिस वाज दी रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। कौन से रिलेशनशिप हमने यहाँ वर्ड्स के बीच में रीड किए, ये थे सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप्स। तो इस चेन ऑफ वर्ड्स में, दैट मीन्स सेंटेंस में, हमने देखा कि जो साइंस हैं, ठीक है, जैसे कि द किंग वॉक टू द ब्रिज, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो अपना जो प्रॉपर मीनिंग है वो किस वजह से हमें प्रदान करते हैं, सेंटेंस के अंदर उनकी प्लेस या उनकी पोजीशन की वजह से। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई सा ए टॉल मैन इन दिस सिटी। यहाँ अगर हम मैन को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, आई सा अ टॉल इन द सिटी, देन मीनिंग इज़ नॉट कन्वेड। और अगर मैन को यहाँ टॉल के एग्जैक्ट बाद लगाया जाता है तो वो अपनी पोजीशन की वजह से हमें प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये था सिंटैग्मेटिक अप्रोच जो कि फर्डिनेंड डी सॉसर ने लैंग्वेज के डिस्क्रिप्शन के लिए, लिंग्विस्टिक सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ की थी। इस तरह से हमने देखा कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स हैं या जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स हैं वो किसी भी वर्क को एग्जामिन करते हैं ताकि वो देख सकें कि उस वर्क से मीनिंग को किस तरह से डिस्कवर किया जा सकता है या फिर मीनिंग को किस तरह से पॉसिबल बनाया जा सकता है, मीनिंग को किस तरह से शेप प्रदान की जा सकती है, एंड देयर बाय डिस्कवर्स द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ लिटरेचर। और इस तरह से वो लिटरेचर के बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर करते हैं। और फाइनली हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थियोरी है वो लिटरेरी टेक्स्ट पर फोकस करती है, ना कि राइटर के व्यूज़ पर, राइटर के टाइम पर, राइटर के बैकग्राउंड पर। दैट मीन्स जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट पर फोकस करता है।